नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की वीडियो को संयुक्त रूप से डालेंगे, क्योंकि जो कल की जो वीडियो थे कल डालने थे, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट किसी काम की वजह से कल वीडियो नहीं डाल पाया। इनका आज डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका जो फर्स्ट शिफ्ट 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो आ जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लोसार त्योहारों को किन जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ये जितने भी क्वेश्चन आप देखने हैं सेकंड शिफ्ट के होंगे। ओके, तो यह जो आपकी जो मनाया जाता है ये त्योहार मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, यह जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया जाता है, और यह जो त्यौहार है आमतौर पर फरवरी के आखिरी और मार्च के शुरुआत में मनाते हैं इस त्यौहार को, ठीक है। और इस त्यौहार में जो है हम समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। ओके, और इस ईश्वर में इस त्यौहार में जो लोग हैं अपने घरों को धार्मिक ध्वज फहराते हैं, ठीक है। अपने अपने घरों में धार्मिक ध्वज फहराते हैं, जो इनका एक अलग तरह से होता है, ठीक है। और यह जो है हर घर में पवित्र ग्रंथों का भी पाठ किया जाता है। इस त्योहार में मक्खन के दिए जलाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ही लोग जो है अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी मिलने जाते हैं उनके घर, ठीक है। इस त्योहार में जो है बुरी आत्माओं को भगाने तथा एक नए साल का स्वागत करने के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं। ओके, और जो इस समाज में जो है इस त्योहार में लोग है समाज तथा लोगों के कल्याण के लिए स्थानीय देवताओं की पूजा कराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता 1932 में जो हुआ था वो किन-किन के बीच हुआ था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा भी डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका सम्मेलन हुआ समझौता हुआ था वो गांधी तथा अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ओके, और ये जो समझौता आपका है 24 सितंबर 1932 को पूना की यरपा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं विस्तार। देखिए यही समझौते में क्या हुआ था, देखिए इसमें दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने के लिए किया गया था, और इसके साथ साथ जो है इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है। और इस समझौते के तहत दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई, तथा इसके साथ साथ जो है आरक्षण मैकडोनाल्ड के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से भी दोगुना था। ओके, और इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में कौन सा जल निकासी पैटर्न देखा जाता है? ठीक है, तो उत्तर भारत में देखिए कई तरह के आपके होते हैं पैटर्न। सबसे देखो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर था वो डेंड्रॉइड था। ओके, तो जो कि वृक्षों के समान होता है। इसमें देखिए उत्तर भारत में कई तरह की जल निकासी की पैटर्न को देखा गया। इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से, ठीक है, वृक्षीय होता है, आपका रेडियल होता है, केंद्रीय होता है और ट्रेचुल होता है। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। देखिए आपको जो वृक्षीय होता है उसको हम डेंड्राइटिक के नाम से भी जानते हैं, और यह जो आपका पैटर्न है दक्षिण भारत में आम तथा यह वृक्ष की शाखाओं के जैसे होता है। रेडियल क्या होता है, यह एक पैटर्न डेक्कन के पठार के रूप में दिया जाता है, और इसमें नदियाँ एक केंद्रीय शिखर से बाहर की ओर रहती हैं। ओके, उसके बाद में आपका जो सेंट्रल होता है केंद्रीय सेंट्रीपेटल, इसमें क्या होता है, इस पैटर्न में जो होता है थार मरुस्थल में देखा जाता है, और इसमें जो है नदियाँ एक केंद्रीय बेसन की ओर एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। और एक देखिए और आपका बचा है ट्रेसिल। देखिए ट्रेसिल टाइप का होता है, इसके बारे में क्या होता है, देखिए ये आपको जो एक पैटर्न होता है इसमें लहरदार अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से धाराएं समानांतर होती हैं और उनकी सहायक धाराएं समकोण पर जुड़ी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके बारे में देख लेते हैं कि विधानसभा के बारे में क्या है। विधानसभा, तो विधानसभा को भंग करने की कई स्थितियां हो सकती हैं। नंबर एक, मुख्यमंत्री की सिफारिश भी भंग से किया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार के अल्पमत में अगर आ जाए, ठीक, राज्य सरकार भी अल्पमत में आ जाए, यानी कि उसके जो तरफ है मंत्रियों की संख्या कम हो जाए, तो भी इसको भंग किया जा सकता है। उसके साथ जो है राज्य की अशांति व्यवस्था भंग होने पर भी इसको देखो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। उसके साथ ही राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो भी हम विधानसभा को भंग कर सकते हैं। उसके साथ ही संवैधानिक आपातकाल की स्थिति में भी राष्ट्रपति भी इसे भंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की क्या स्थिति होती है? जब विधानसभा में किसी भी दलीय गठन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तथा सत्तारूढ़ दल और केंद्रीय सरकार की सलाह पर राज्य अपने विवेक के पर, ठीक है, सलाह पर या विवेक पर इस सदन को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस की प्रकृति कैसी होती है? इस तरह से क्वेश्चन था, तो क्लोरीन गैस की आपकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी अम्लीय हो जाता है, ठीक है। इनमें कई प्रकृति होती है, इनको विस्तार से देख लेते हैं आगे चल के। देखिए जो क्लोरीन गैस होती है वो आपकी जहरीली होती है, संसारक होती है और ऑक्सीकरण करने वाली गैस होती है। और यह जो गैस है हरे पीले रंग की गैस होती है। इसकी जो है गंध तीखी जलन पैदा करने वाली गंध होती है, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस आपकी है वो ज्वलन से नहीं होती, लेकिन यह जो है कई रसायनों के साथ मिलकर विस्फोटक के रूप में प्रक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर का जो प्रतिशत है 52 से लेकर 66% तक का कम होता है, ठीक है।
तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राजस्थान हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है साक्षरता दर पहुँची जा सकती है, उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे कम यदि साक्षरता की बात करें तो बिहार की आती है, और अगर पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो उसमें आपकी 71.2% लोग जो हैं वो साक्षर ही हैं केवल। ठीक है, और 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि बिहार की साक्षरता दर की बात हम देखते हैं तो 61.8% ही है संपूर्ण साक्षरता। ओके, और यदि साल उसके बाद में राजस्थान की महिलाओं की साक्षरता दर देखते हैं तो 52.66% ही है, और उसके बाद यदि हम अरुणाचल प्रदेश की देखें तो 65.38%, और यदि हिमाचल प्रदेश की देखें तो आपकी 82.80% है। उसके बाद यदि मिजोरम की देखें तो सबसे साक्षरता यहाँ सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरोथैलेमिया आपकी बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपके जो है विटामिन ए की कमी से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, जीरोथैलेमिया के बारे में हम देख लेते हैं, इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। देखिए, यदि आपको ये बीमारी हो रही हो तो इलाज ना हो तो यह गंभीर तथा अपरिवर्तनीय हो सकता है। इसमें आँख में धब्बे पड़ सकते हैं। ठीक है, और कार्निया को नुकसान पहुँच सकता है, और अंधेपन का भी कारण बन सकता है। ठीक, कंजक्टिव और कॉर्निया में सूखापन तथा मोटापन हो सकता है, और सांस संक्रमण की संभावना भी बिगड़ सकती है। इसके इलाज की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, विटामिन ए की खुराक लेने से जीरोथैलेमिया आपका जो रोग होता है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, इस योजना के दौरान 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य के हिसाब से ये जो योजना थी आपकी चलाई गई थी। ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस योजना के तहत जो था प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क सरकार उठाती है। ओके, कोई भी पैसा आपको किसी को बच्चे को देना नहीं पड़ता है, और कौशल प्रमाण के लिए प्रशिक्षण लेने वाले युवकों को मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। पूर्व शिक्षण अनुभव और कौशल वाले लोगों को भी मूल्यांकन तथा प्रमाणन किया जाता है, और इस योजना के जरिए युवाओं को फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हेल्थ कैरियर वगैरह इस तरह से की शिक्षण दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आपकी 12वीं पंचवर्षीय आती है, उसका उद्देश्य था अधिक समावेशी विकास। ठीक है, आपके ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, वैसे आपका तिब्बतर भी होता है, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आपके ऑप्शन में केवल अधिक समावेशी विकास ही होगा। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो गैर कृषि क्षेत्र पे 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए की गई थी। ठीक है, और स्कूलों में जो नामांकन में लिंग तथा सामाजिक अंतर को कम करना भी इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ शिक्षा को हर इंसान तक शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना था, और 0 से लेकर 3 साल के बच्चों में कुपोषण को कम करना था। इसके साथ साथ गाँव में बिजली पहुंचाना भी इसका एक लक्ष्य था, और जो 50% ग्रामीण आबादी की उचित पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराना इसके एक लक्ष्य के अंतर्गत था। ठीक है, और हर साल जो था 1 मिलियन हेक्टर हरित क्रांति क्षेत्र को बढ़ाना था, और उसके साथ साथ 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं के साथ भी जोड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी होती हैं। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन था एक, तो आप सभी लोग जानते हैं 6 गेंदें होती हैं। ठीक है, लगातार 2 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता है कोई भी बॉलर। ओके, एक ही ओवर कर सकता है, और यदि वाइड और नो बॉल को ओवर में गिनने में शामिल नहीं किया जाता है, और लगातार आने वाले ओवरों में गेंद पिच के विपरीत छोर से डाली जाती है। नेक्स्ट यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का, पंडित बिरजू महाराज को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सन पूछे थे तो उसमें आपको 1986 लगाना था, जिसने मिलेगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लखनऊ में कालका बिंदादिन घराने से संबंध था इनका। ठीक है, यहाँ पे जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो कालका बिंदादिन घराने से संबंधित थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और उन्होंने देवदास फिल्म के गाने काहे छे मोहे और बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो साल कोरियोग्राफर भी किया था, यानी कि उसके लिए उन्होंने भी संगीत दिया था। ठीक है, और वे जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के कलाकारों में एक थे, और बचपन में ही उन्होंने अपने पिता अच्छन महाराज के साथ नृत्य शुरू कर दिया था। ठीक, नृत्य का जो अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनय दर्पण के लेखक नंदीकेश्वर किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो नंदीकेश्वर जो संबंधित है उनका संबंध है भरतनाट्यम से। ओके, जो नंदीकेश्वर है वो 5वीं शताब्दी से 34वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व के बीच का काल इनका रहा है। ठीक है, और उन्होंने अभिनय दर्पण के अलावा नाट्य शास्त्र और संगीत रत्न रत्नाकर जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं। ओके, अभिनय दर्पण एक संस्कृत ग्रंथ है, और यह ग्रंथ काव्य के रूप में लिखा जाता है। यह ग्रंथ भरतनाट्यम के मूल स्रोतों में से एक माना जाता है, और इसके साथ साथ यह ग्रंथ है कला का भी एक बहुत बड़ा विवरण देता है, और इसमें जो 400 श्लोक का वर्णन भी किसमें किया गया है, 4000 सॉरी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का यदि हरित क्रांति का जनक पूछा गया तो आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लगाना था। ठीक है, और यदि विश्व स्तर पे पूछते हैं तो आपको क्या नॉर्मन बोरलॉग लगाना था। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस क्रांति के कारण दुनिया भर में कृषि उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी और हरित क्रांति ने लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया था। ओके, उस क्रांति के कारण जो भारत खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर हुआ और इसके साथ साथ हरित क्रांति में उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का इस्तेमाल भी किया गया तथा आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया और स्वास्थ्य सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी होगी और कृत्रिम खादों तक कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया गया था इस योजना के अंतर्गत। ओके, हरित क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना दोनों योजना में शामिल किया गया था। यदि शुरुआत की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको लगाना था। यदि ऑप्शन में तीसरी ना हो तो आप चौथी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकलाप था 1961 से लेकर 1966 तक था और इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई थी। उसके साथ में चौथी पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1966 से लेकर 1971 तक, इसमें कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन में सबसे अहम भूमिका दी गई थी इसको। ओके, और इस परियोजना में परिवार नियोजन के लिए सरकार ने 2.29 बिलियन रुपए की रकम भी तय की गई थी इसके लिए खर्च करने के लिए। ठीक है, और यह जो रकम थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो थी रकम से 8 गुना हो गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत में वर्तमान इस्पात मंत्री दो हैं, वो एच डी कुमारस्वामी है। ओके, और जो केंद्रीय मंत्री हैं एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि भारत में ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी का जारी होना और न केवल इस्पात मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण है और ये मील का पत्थर भी साबित होगा, ठीक, बल्कि कम कार्बन व्यवस्था की ओर बढ़ने में एक अहम भूमिका भी निभाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है? ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में दशहरा मनाते हैं वो कुल्लू दशहरा मनाते हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू दशहरा है, जो कुल्लू में कुल्लू दशहरा मनाता है, कुल्लू एक जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम है, ठीक है, कुल्लू, और कुल्लू में ही कुल्लू दशहरा मनाते हैं। ठीक है, और ये एक अनोखा त्यौहार जो कि 7 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या विभाजन किया गया है? देखिए, इस अनुच्छेद के जरिए संघ तथा राज्यों की शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया है। कौन कौन सी? ये सूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अभी तो कोई भी आत्मनिर्भरता नहीं आ चुकी। अगर आत्मनिर्भरता आती ही तो अमेरिका से इतने इतने महंगे विमान लेने की बात कोई नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही बस, इसके बारे में क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का जो प्रयास किसने किया था? बसंत कुमार ने किया था। ओके, जो भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास बसंत कुमार विश्वास ने किया था। ओके, बसंत कुमार विश्वास जो थे, विश्वास बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर के सदस्य थे। ओके, और इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र मामला या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये घटना आपकी जी थी वो 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। इस घटना की वजह से मची भगदड़ का फायदा उठाकर रास बिहारी बोस ने वहां से बचकर निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह कर देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद हमारा जो 15 का भाग 3 हमको यह निर्देश देता है। ठीक है, क्या क्या निर्देश देता है? देखिए, भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार जो कानून बनाती है वे अनुच्छेद 15 के तहत माने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकती है। ठीक है, और यह जो अनुच्छेद आपके हैं 14, 15, 16 सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समता और गैर भेदभाव के समान सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में इश्क बाला लय गाने में बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगर कैरियर की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो नीति मोहन ने की थी। ठीक है, किसने? नीति मोहन ने की थी। इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए, इश्क वाला जो लव है गाना 2012 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का जो नाम था, बॉलीवुड फिल्म का नाम था स्टूडेंट ऑफ ईयर का एक लोकप्रिय गीत था। ठीक है, और इस गाने को नीति मोहन, शेख रजबियानी और सलमान अली ने गाया था। ठीक है, और नीति मोहन ने इस गाने में के जरिए बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगर के रूप में एक शुरुआत की थी। ओके,
इसी के साथ आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।